अस्सलाम वालेकुम। आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हमने पीछे सेल्फ फ्रैक्शनेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। सेल्फ फ्रैक्शनेशन दो मेजर स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होमोजेनाइजेशन जो हमने पढ़ ली थी, इसके बाद आज हमने पढ़नी है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आफ्टर होमोजेनाइजेशन जो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है जिसे हम कहते हैं होमोजिनेट, यानी होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, सेल्स टूटते हैं और उन सेल्स के टूटने से एक मिक्सचर बन जाता है जिसे हम कहते हैं होमोजिनेट। और उस होमोजिनेट में से हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को सेपरेट कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी सेपरेट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। अब इस होमोजेनेट के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिज होती हैं। और इन डिफरेंट तरह की ऑर्गेनेलिज को हम सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। और या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये एक टेस्ट ट्यूब में कोई लिक्विड पड़ा हुआ है और इस लिक्विड के अंदर कुछ चीज़ें सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। सस्पेंडेड मतलब इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुई, और उस लिक्विड में से हम उन सब्सटेंसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए सेपरेट कर सकते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज, या ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। ये सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, जब भी हम अपने सैंपल को या होमोजिनेट को हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं, और इस मशीन के अंदर कैसे रखते हैं, हम अपने सैंपल को या मिक्सचर को या हम होमोजिनेट को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं अपने उस सैंपल को, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हम किसके अंदर रखते हैं, सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखते हैं। और फिर ये सेंट्रीफ्यूज क्या करती है, उस टेस्ट ट्यूब को रोटेट करती है, स्पिन करती है उसे, और जैसे ये सेंट्रीफ्यूज उस टेस्ट ट्यूब को घुमाती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी सैंपल पड़ा होता है उस सैंपल के ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जो इस सैंपल में या इस होमोजेनेट में पड़ी हुई होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट ट्यूब की जो बेस होती है, ये जो टेस्ट ट्यूब की तह में बैठना शुरू कर देती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक सेंट्रीफ्यूज है, इसमें ये 4 टेस्ट ट्यूब हमने रखी हैं, और ये सेंट्रीफ्यूज इस तरह से इन टेस्ट ट्यूब को घुमाता है, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये ऐसे सर्कल से बाहर की तरफ एक्ट करती है। तो ऐसे अगर सेंट्रीफ्यूज इन टेस्ट ट्यूब को घुमा रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करेगी, ऐसे बाहर की तरफ, यहाँ पे भी ऐसे बाहर की तरफ, इस तरह से। तो वो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे सैंपल के अंदर सब्सटेंसेस पे पड़ती है तो वो सब्सटेंसेस आहिस्ता आहिस्ता जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी तह में बैठना शुरू कर देती हैं। पहले जो हैवियर सब्सटेंसेस होती है, जिनकी डेंसिटी या जिनका साइज़ बड़ा होता है, पहले वो बैठती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होती हैं वो बाद में बैठती हैं। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है ये एक प्रिंसिपल को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। ये सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी लिक्विड पड़ा हुआ है, और इस लिक्विड के अंदर कुछ ऐसी सब्सटेंसेस पड़ी हुई हैं जो इसमें डिज़ोल्व नहीं हुई या सस्पेंडेड फॉर्म में कुछ सब्सटेंसेस पड़ी हुई हैं, और अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को कुछ देर के लिए रख दें तो ये जितनी भी सब्सटेंसेस यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सब्सटेंसेस जो यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ी हुई थी इस लिक्विड में वो नीचे बैठ जाती हैं। तो सेडिमेंटेशन क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस इसी सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यानी इस सेंट्रीफ्यूगेशन में भी क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस किसी सैंपल में पड़ी हुई होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता
टेस्ट ट्यूब की बेस पे या टेस्ट ट्यूब की तह में बैठना शुरू कर देती हैं। जिस तरह सेडिमेंटेशन में होता है उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है। लेकिन सेडिमेंटेशन में हम बहुत छोटे सब्सटेंसेस को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत छोटी सब्सटेंसेस इजीली जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी तह में नहीं बैठ सकती और वो प्रोसेस बहुत टाइम टेकिंग होता है। इस वजह से हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक एडिशनल फोर्स भी एक्ट करती है। यानी जब हम टेस्ट ट्यूब्स को सर्कल में घुमाते हैं, टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं, तो उनके ऊपर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स भी एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उस फोर्स की वजह से जो चीज़ें होती हैं या जो सब्सटेंसेस होती हैं वो बहुत जल्दी टेस्ट ट्यूब की तह में बैठना शुरू कर देती हैं। तो इसको आप आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह लें, आर्टिफिशियल जी भी कह लें। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन की दो मेजर टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरी को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। वो आगे हम डिटेल से देखेंगे। तो सेडिमेंटेशन क्या हुआ कि चीज़ों का टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाना, जो किसी भी लिक्विड में सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ी हुई होती हैं। और वो चीज़ें नीचे टेस्ट ट्यूब में क्यों बैठती हैं, टेस्ट ट्यूब की तह में, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और यह सेंट्रीफ्यूगेशन इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उन्हें दायरे में घुमाते हैं ताकि बहुत जल्दी से जो हमारी सब्सटेंसेस होती हैं वो टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाएं। तो दायरे में हरकत करवाने की वजह से टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट करती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से चीज़ें टेस्ट ट्यूब की तह में बैठना शुरू कर देती हैं। और वो रेट जिसके साथ पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब की तह में बैठना शुरू कर देते हैं उसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। रेट एट विच पार्टिकल्स सेटल्स डाउन कॉल्ड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी जिस स्पीड के साथ या जिस रेट के साथ जो पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस टेस्ट ट्यूब की तह में बैठते हैं उस रेट को, उस स्पीड को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो वैसे तो इस सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल देख लें कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है। तो आपने ध्यान में रखना है कि वो रेट या वो स्पीड जिसके साथ पार्टिकल्स टेस्ट ट्यूब की तह में बैठना शुरू करते हैं या टेस्ट ट्यूब की तह में बैठते हैं उस रेट को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और जो लार्जर सब्सटेंसेस होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है वो जल्दी क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, दे सेडिमेंट फास्टर। और उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, हायर होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, लार्जर सब्सटेंसेस सेडिमेंट फास्टर एंड हैव हायर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो लार्जर सब्सटेंसेस जल्दी क्यों सेडिमेंट होते हैं या फास्टर सेडिमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। यानी नीचे की तरफ जो उनकी स्पीड होती है, नीचे मूव करने के लिए जो उनकी स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर सब्सटेंसेस। और वो थोड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर करते हैं, उन्हें थोड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो नीचे बैठ जाएं। इस वजह से जो लार्जर सब्सटेंसेस होती हैं वो जल्दी टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ जाती हैं क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और वो थोड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर करती हैं नीचे बैठने के लिए। इस वजह से उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसी वजह से जब हम आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करते हैं तो जो हमारी लार्जर सब्सटेंसेस होती हैं वो नीचे बैठती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो हम स्पीड तेज़ करते हैं, ज़्यादा तेज़ स्पीड से टेस्ट ट्यूब को घुमाते हैं तो हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तेज़ होती है, जिसकी वजह से जो हमारी स्मॉलर सब्सटेंसेस हैं वो बाद में नीचे बैठती हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो नीचे टेस्ट ट्यूब की तह में बैठे। इसके बाद जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होती हैं वो थोड़े कम रेट से नीचे सेडिमेंट होती हैं, नीचे बैठती हैं, दे सेडिमेंट स्लोअर। और उनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, लेस होता है। और अब ये क्यों स्लो सेडिमेंट होती हैं, क्यों आहिस्ता नीचे बैठती हैं, क्योंकि इनकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। ये बहुत आहिस्ता नीचे मूव करके जाती हैं और
इनको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब हम स्पीड तेज़ करते हैं तो स्मॉलर सब्सटेंसेस नीचे बैठती हैं क्योंकि इन्हें ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसी स्पीड से घुमाते रहेंगे तो ये फिर भी नीचे बैठेंगी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम टाइम को बचाने के लिए हम स्पीड तेज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो और जो स्मॉलर सब्सटेंसेस है वो बहुत जल्द टेस्ट ट्यूब के जो तय होती है उसमें बैठ जाएं। तो ये तो हो गया कि सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट क्या होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट होता है उस सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट को उसका जो यूनिट होता है वो होता है एस, या इसे हम कहते हैं स्वेडबर्ग, या इसको वेडबर्ग भी पढ़ते हैं, स्वेडबर्ग भी पढ़ते हैं, या इसको हम एस से डोनेट करते हैं। और अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि लार्जेस्ट सब्सटेंसेस का जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट है वो कैसे ज़्यादा होता है और स्मॉलर सब्सटेंसेस का जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट है वो कम कैसे होता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम हैं उनको हम कहते हैं कि वो उनका जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट होता है वो ATS होता है। अब ATS क्यों होता है, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उनका जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट होता है वो 70S होता है। क्यों? क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ये जल्दी सेडिमेंट होते हैं और ये थोड़े लेट सेडिमेंट होते हैं, थोड़े लेट टेस्ट ट्यूब की तह में बैठते हैं। इसके बाद जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है उसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरी होती है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी हम उन दोनों टाइप्स को देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट जिसका मैंने अभी बताया है, ये दोनों जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप्स होती हैं डिफरेंशियल और डेंसिटी ग्रेडियंट, दोनों में इसका फाइंड करने का डिफरेंट तरीका होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों जो सेंट्रीफ्यूगेशन की टाइप्स हैं दोनों में सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट को फाइंड करने का इलादा फार्मूला होता है। तो पहले हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को देखते हैं और इसके बाद हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के हवाले से वो ये है कि हम इसमें एक आयनिक मीडियम या कोई भी हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। और नॉर्मली इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, सक्रोज, यानी सक्रोज को पानी में मिलाओ तो वो सक्रोज का सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम कोई भी आयनिक मीडियम या कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं और वो आयनिक मीडियम या वो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है कि उस आयनिक मीडियम की डेंसिटी टेस्ट ट्यूब के नीचे सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उस मीडियम की या उस सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यहाँ पे मोर डेंस होता है, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा कम डेंस होता है और सबसे ऊपर बहुत कम डेंस होता है। यानी वो सॉल्यूशन एक ग्रेडियंट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा नीचे होती है और सबसे ऊपर टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सॉल्यूशन बहुत कम डेंस होता है या डेंस होता ही नहीं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर हमारा मीडियम प्रेजेंट होता है, हम इसके अंदर अपने सैंपल को डालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ अगर हमारा सैंपल होमोजिनेट है और वो होमोजिनेट हमें कैसे मिलता है, टिश्यूज़ की होमोजेनाइजेशन करने से। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालते हैं, इस होमोजिनेट को डालते हैं। तो हमें पता है इस होमोजिनेट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज़, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलिज इस होमोजिनेट के अंदर प्रेजेंट है। और हर एक ऑर्गेनेली की जो डेंसिटी है, हर एक ऑर्गेनेली का जो साइज़ है वो दूसरी ऑर्गेनेली से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ हैं, इन ऑर्गेनेलीज़ में जो सबसे डेंस होती है वो न्यूक्लियस है। इसके बाद
न्यूक्लियस के बाद आता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे डेंस क्या हुआ? न्यूक्लियस, इसके बाद क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर अगर हम प्लांट सेल को देख रहे हैं, अगर हम एनिमल सेल को देख रहे हैं तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम और सबसे छोटा साइज जिसका होता है वो है राइबोसोम। तो जब हम इस होमोजेनेट को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और फिर इस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज के अंदर रखते हैं और सेंट्रीफ्यूज इस टेस्ट ट्यूब को रोटेट करता है, तो फिर क्या होता है? तो फिर ये होता है कि जहाँ पे इन ऑर्गेनेलिस को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने जैसी डेंसिटी मिलती है, वहाँ पे ये ऑर्गेनेलिस रुक जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा डेंस है तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन न्यूक्लियस हमें सबसे नीचे मिलेगा। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो थोड़ा न्यूक्लियस से कम डेंस है वो हमें यहाँ पे ऊपर मिलेगा। इसके बाद हमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इससे ऊपर मिलेगा। इसके बाद जो गोल्जी बॉडीज़ हैं वो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऊपर मिलेंगी और इसके ऊपर हमें लाइजोसोम मिलेंगे और सबसे ऊपर हमें राइबोसोम मिलेंगे। तो इस तरह से हम होमोजेनेट में से डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को सेपरेट कर सकते हैं इस डेंसिटी ग्रेडियंट सॉल्यूशन में। और यानी हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में हमें मिल जाती हैं। सबसे नीचे वाली लेयर में हमें सबसे डेंस ऑर्गेनेली मिलती है, इसके बाद जो उससे थोड़ी कम डेंस होती है वो उससे ऊपर होती है, और जो सबसे लेस डेंस या सबसे कम डेंस ऑर्गेनेली होती है वो हमें कहाँ पे मिलती है? सबसे ऊपर मिलती है। तो इस तरह से हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को जो इस होमोजेनेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी सेपरेट कर सकते हैं एक ही टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट लेयर्स में। और यहाँ पे एक और चीज़, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है ये डिफ़िकल्ट होती है यूज़ करने में एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम एक सोल्यूशन या एक आयनिक मीडियम यूज़ करते हैं जो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह से प्रेजेंट होता है कि उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा नीचे होती है, इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उस सोल्यूशन की डेंसिटी कम होती जाती है। और जब भी हम अपने सैंपल को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालते हैं और फिर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं वो हमें इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंट लेयर्स में मिलती हैं। ये हो गया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि हम इसमें उस तरह से आयनिक मीडियम यूज़ नहीं करते जिस तरह से हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में यूज़ करते हैं। और इस डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में भी हम चीज़ों को उनकी साइज़ की बेस पे, उनकी शेप की बेस पे और उनकी डेंसिटी की बेस पे सेपरेट कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को हम डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें डिफरेंट साइकिल ऑफ रोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं या डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और हर एक साइकिल या हर एक फेज़ में हम टेस्ट ट्यूब को बहुत दफ़ा क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। इन ईच साइकिल या इन ईच फेज वी रोटेट टेस्ट ट्यूब मैनी टाइम्स। और अब डिफरेंट साइकिल या डिफरेंट फेजेस का क्या मतलब है? यानी अब अगर हम पहली दफ़ा टेस्ट ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं तो हम थोड़ी कम स्पीड से रोटेट करेंगे। अब इसके बाद अगली दफ़ा जब हम या अगले फेज़ में हम टेस्ट ट्यूब को रोटेट करेंगे तो उन टेस्ट ट्यूब को थोड़ी ज़्यादा स्पीड में रोटेट करेंगे। इसके बाद जब हम तीसरे फेज़ में या तीसरे स्टेप में हम टेस्ट ट्यूब को रोटेट करेंगे कुछ टाइम के लिए तो इन टेस्ट ट्यूब को थोड़ी और ज़्यादा स्पीड से क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। तो इस तरह से हम हर एक स्टेप में या हर एक फेज़ में जो टेस्ट ट्यूब की रोटेशन की स्पीड होती है उसे हम क्या करते जाते हैं? इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रोटेशन यूज़ करते हैं विद इंक्रीजिंग स्पीड
ऑन ईच फेज और ऑन ईच साइकिल ऑफ रोटेशन। तो ये पहली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को हम डिफरेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट फेजेस ऑफ या डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, और हर एक फेज़ में या हर एक साइकिल में हम टेस्ट ट्यूब की जो रोटेशन की स्पीड होती है उसे हम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब को थोड़े लो स्पीड में कुछ टाइम के लिए रोटेट करते हैं, इसके बाद अगले फेज़ में टेस्ट ट्यूब को थोड़ी ज़्यादा स्पीड से कुछ टाइम के लिए रोटेट करते हैं, इसके बाद तीसरे फेज़ में टेस्ट ट्यूब को थोड़े और ज़्यादा स्पीड से कुछ टाइम के लिए रोटेट करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को डिफरेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें डिफरेंट फेजेस या डिफरेंट साइकिल्स यूज़ कर रहे होते हैं। और उनको डिफरेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम हर एक फेज़ में टेस्ट ट्यूब की जो रोटेशन की स्पीड होती है उसे इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या चेंज कर रहे होते हैं। इसके बाद जो एक और चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जब टेस्ट ट्यूब को हम थोड़ी लो स्पीड में रोटेट करते हैं या स्टेप 1 में या जो हमारा पहला साइकिल होता है उसमें हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ी कम स्पीड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और जब हम टेस्ट ट्यूब को थोड़ी लो स्पीड में कम स्पीड में रोटेट करते हैं तो तब हमारे पास लार्जर सब्सटेंसेस आती हैं। और जो हम टेस्ट ट्यूब की स्पीड इंक्रीज़ करते जाते हैं, यानी साइकिल 2 साइकिल 3 में या इससे आगे जो हम टेस्ट ट्यूब की रोटेशन की स्पीड इंक्रीज़ करते जाते हैं, हमारे पास स्मॉलर सब्सटेंसेस आती हैं। तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके बाद इस डिफरेंशियल का मतलब होता है तफरीकी या माइनस करना। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि हर फेज़ में या हर साइकिल में जब हम टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं, यानी अब साइकिल 1 में टेस्ट ट्यूब को रोटेट करने के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को विजुअलाइज करते हैं, टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें 2 लेयर्स मिलती हैं। यानी हर दफ़ा आफ्टर रोटेशन, हर साइकिल के बाद, हर फेज़ के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब को एनालाइज करते हैं तो हमें 2 लेयर्स मिलती हैं। ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं सुपरनेटेंट। इस तरह से हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में इस तरह से 2 लेयर्स नहीं मिलती थी, उसमें हमें बहुत सारी लेयर्स मिलती थी और हर एक लेयर में हमें डिफरेंट ऑर्गेनेलिस मिलती थी। और यहाँ पे सिर्फ हमें 2 लेयर्स मिलती हैं, एक सुपरनेटेंट, दूसरी पैलेट। पैलेट के अंदर कोई हाईली डेंस ऑर्गेनेली होती है जो सेपरेट हुई हुई होती है, और सुपरनेटेंट के अंदर लेस डेंस ऑर्गेनेलिस होती हैं जिनको आगे सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जब हम साइकिल 1 में टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं तो पैलेट के अंदर हो सकता है यहाँ पे कुछ सेल्स और सेल्स के पीसीज आएँ, तो उस होमोजेनेट के अंदर कुछ सेल्स बाकी भी रह जाते हैं जो होमोजेनाइजेशन से नहीं टूटते। तो फर्स्ट साइकिल के बाद हमें वो सेल्स मिलते हैं जो होमोजेनाइजेशन में ब्रेक नहीं हुए होते, तो इनका साइज़ बड़ा होता है, इस वजह से कि हमें फर्स्ट साइकिल में या पहले स्टेप में मिल जाते हैं। इसके बाद जब हम स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करते हैं तो फिर साइकिल 1 में जो हमारे पास सुपरनेटेंट आता है, साइकिल 2 में हम उसी सुपरनेटेंट को थोड़ी और ज़्यादा स्पीड के साथ घुमाते हैं, तो हमें उसी तरह से 2 लेयर्स मिलती हैं, ऊपर वाली सुपरनेटेंट, नीचे वाली पैलेट। इस तरह से हर दफ़ा घुमाने में हमें 2 लेयर्स मिलती हैं, सुपरनेटेंट और पैलेट। इसके बाद हम इस पैलेट को सेपरेट कर लेते हैं और जो सुपरनेटेंट होता है इसे दोबारा से टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि साइकिल 1 के बाद हमने कोई चीज़ निकाली है, कोई चीज़ माइनस की है, यानी पैलेट को हमने निकाल लिया है और सुपरनेटेंट को दोबारा से रोटेट किए। और जब हम सुपरनेटेंट को दोबारा से रोटेट करते हैं तो फिर हमारे पास 2 लेयर्स आती हैं, नीचे वाली पैलेट और ऊपर वाली सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट के अंदर लेस डेंस ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम बाद में सेपरेट करते हैं, और पैलेट के अंदर हमारी सेपरेट हुई कोई ऑर्गेनेली होती है। तो साइकिल 2 में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेल्स के क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियस आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनेली बाकी सब ऑर्गेनेलीज से डेंस होती है। इस पैलेट को हम सेपरेट कर लेते हैं और सुपरनेटेंट को हम दोबारा से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, और फिर उसी तरह से हमें 2 लेयर्स मिलती हैं, पैलेट और सुपरनेटेंट।
पैलेट के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनेली सेपरेट हुई होती है और सुपरनेटेंट को हम दोबारा से रोटेट करते हैं थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ करके। अब हर एक स्टेप में हम स्पीड क्यों इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जो हम आगे जाते हैं हमारे पास स्मॉलर सब्सटेंसेस आती जाती हैं और उन स्मॉलर सब्सटेंसेस को नीचे बैठने के लिए ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत होती है। तो जो हम स्पीड तेज़ करते हैं तो ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से जो स्मॉलर सब्सटेंसेस है वो ईजीली टेस्ट ट्यूब की तह में बैठ सकती हैं। तो इस वजह से हम इसे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम डिफरेंट फेजेस ऑफ रोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ऑन ईच फेज़ ऑन ईच स्टेप हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब की जो रोटेशन की स्पीड होती है उसे इंक्रीज़ करते हैं। तो जब हम लो स्पीड में टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं तो हमारे पास लार्जर सब्सटेंसेस आती हैं, और जब हम ज़्यादा स्पीड में टेस्ट ट्यूब को रोटेट करते हैं तो हमारे पास स्मॉलर सब्सटेंसेस आती हैं। और हर दफ़ा जब हम टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट करते हैं तो हमारे पास दो लेयर्स आती हैं, ऊपर वाली को सुपरनेटेंट कहते हैं और नीचे वाली को पैलेट कहते हैं। सुपरनेटेंट के अंदर जो लेस डेंस ऑर्गेनेलीज होती हैं वो होती हैं, और पैलेट के अंदर हमारी सेपरेट हुई कोई ऑर्गेनेली होती है, और पैलेट को हम बाहर निकाल लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और सुपरनेटेंट को हम दोबारा से रोटेट करते हैं। तो हम हर एक फेज़ में कोई ना कोई चीज़ टेस्ट ट्यूब से निकाल रहे होते हैं, पैलेट को निकाल रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं या तफरीकी। इसके बाद हम सुपरनेटेंट को दोबारा से रोटेट करते हैं अगले फेज़ में, अगले साइकिल में, और थोड़ी ज़्यादा स्पीड के साथ रोटेट करते हैं। इसके बाद जब हम सुपरनेटेंट को रोटेट करते हैं तो हमारे पास दोबारा से दो लेयर्स आती हैं, उसी तरह से सुपरनेटेंट और पैलेट के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनेली होती है, और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं और सुपरनेटेंट को दोबारा से रोटेट करते हैं। इस तरह से हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को सेपरेट करते हैं। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे इस पैलेट के अंदर सेल्स के पीसीज हैं या सेल्स हैं, या इस पैलेट के अंदर न्यूक्लियस है, या इस पैलेट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। तो जब भी हम टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट करते हैं तो हमें इस बात का पता होता है कि हम टेस्ट ट्यूब को इतनी दफ़ा रोटेट करेंगे इतने टाइम के लिए। मैं कहता हूँ कि हम टेस्ट ट्यूब को 1000 दफ़ा रोटेट करेंगे, एक फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। तो हमारे पास सेल्स या सेल्स के पीसीज आते हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि हम टेस्ट ट्यूब्स को 5000 दफ़ा रोटेट करते हैं 1 मिनट के अंदर, तो हमारे पास क्या आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। तो इस तरह से इस बात का पता होता है कि अगर हम टेस्ट ट्यूब को इतनी दफ़ा रोटेट करेंगे इतने टाइम के लिए, इतने वक्त के लिए, हम अगर 1000 दफ़ा रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्गेनेली आएगी, और इतनी दफ़ा अगर हम 1 मिनट में इतनी दफ़ा रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्गेनेली आएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप सेपरेट कर सकते हैं।